बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर पे। आपकी नींद की क्वालिटी, टाइमिंग्स और अमाउंट के डिसऑर्डर को, प्रॉब्लम को स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। इसको रिसर्चर्स ने कैटेगराइज किया है तीन चार पॉइंट्स में। इंसोम्निया, जिसमें जिसे कहते हैं ना कि नींद ही नहीं आ रही, और एक होता है स्लीप एपनिया, जिसमें नींद आती तो है लेकिन कम आती है, उसकी मकदार कम होती है। नार्कोलेप्सी, जिसमें नींद टुकड़ों में आती है, वक्फे वक्फे से छोटे छोटे नैप्स लेके आती है। इसी तरीके से एक है REM, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसको तकरीबन हर आदमी ने ही एक्सपीरियंस किया है। इसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसमें आपकी ये जो आई बॉल की जो मूवमेंट है वो सोते हुए ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह घूम रही होती है आँख। इसमें आपको ख्वाब ज़्यादा आते हैं। इसमें महसूस ये होता है, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जिसे कि आपका दिमाग जाग रहा है, आपका जिस्म सो रहा है, और ख्वाब में आपको फील होगा कि जी कोई चीज़ खतरे की आ रही है। आप अपने हाथ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हिला पा रहे हैं, मुंह से कुछ अदा करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, आंखें खोलना चाह रहे हैं, आंखें नहीं खोल पा रहे। तो REM डिसऑर्डर कहलाता है ये भी। अच्छा, इम्पैक्ट स्लीप डिसऑर्डर का बहुत गंदा पड़ता है हमारे जिस्म पे। डेफिनेटली जब आपकी नींद नहीं होगी तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, आपका मूड बहुत लो लो रहेगा, मतलब ख़राब रहेगा। आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो नहीं रहेगी जो एक्चुअल होनी चाहिए, और इसका ओवरऑल बॉडी पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। और स्पेशली जो बच्चे हैं, जो ग्रोन अप बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको अगर स्लीप डिसऑर्डर है तो इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो तो ग्रोन अप एज है ना, एक बढ़ रहा है बच्चा, उसकी मेंटल ग्रोथ जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, उसकी फिज़िकल ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाएगी। तो इसमें हमें इस सब्जेक्ट को, इस प्रॉब्लम को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब जहाँ प्रॉब्लम है तो उसके कुछ कॉजेज़ भी होंगे, ठीक है ना। अब हम कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। कॉजेज़ में आता है आपकी मेंटल हेल्थ, कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। इसके बाद आ जाता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। अब आपके खुदा ना खास्ता कोई चोट लगी हुई है, कटा हुआ है, या कुछ भी है व्हाटएवर, तो अब वो पेन में तो नींद नहीं आएगी आपको। पेन में तो बेसिकली आपका होगा ये कि आप डिस्टर्ब ही रहेंगे, करवटें बदलते रहेंगे। अच्छा, इसमें मेडिकेशन का बहुत बड़ा दखल है। आप जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, हम जो पेन किलर्स, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की और दूसरी बहुत सारी बीमारियों की डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, वो ले रहे होते हैं। बाज़ दवाइयों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो हर पैकेट के साथ एक लीफलेट आता है, उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें साइड इफ़ेक्ट, सिम्टम्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, तो वो ज़रा पढ़ लीजिए। अगर आपको उसमें कोई ऐसी चीज़ दिख जाए कि जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करने वाली है, तो पहली फुर्सत में अपने मेडिसिन डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए और उससे कहिए कि या तो इसका डोजेज चेंज करेंगे, कि सुबह में कर देंगे, अगर रात में खा रहे हैं तो सुबह में कर देंगे, ताकि रात तक होते होते उसका असर ख़त्म हो जाए उस दवाई का, और आप प्रॉपर तरीके से सो सकें। या फिर वो इसका अल्टरनेटिव दे देंगे, जिसमें ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपकी नींद को ख़राब करती है या कम करती है। अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर। वो कहते हैं कि जी आप ओवर थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग करना तो ये तो नेचुरल है, इंसान अपनी सोच को ब्लॉक नहीं कर सकता। बीइंग अ ह्यूमन, यू हैव टू थिंक, यू विल थिंक, लेकिन एक्सेसिव किसी भी चीज़ की ज़्यादती डेफिनेटली वो नुकसानदेह होती है। तो आपको कोई खातिर ख़्वाह बेनिफिट नहीं होगा, तो ज़्यादा नहीं सोचिए, कम सोचिए।
अच्छा, मैं ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं रिसर्च की कुछ ग्लिम्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे इतनी हैरत हुई, ये रिसर्च मौजूद है, और जो लोग भी स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, खुदारा एक दफ़ा गूगल ज़रूर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपका डिज़ीनेस, आपका ड्राउज़ीनेस, आपके सर में दर्द होगा, आपको गैस्ट्रिक हो सकती है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको नोज़िया हो सकता है, जो मतली तय होती है उसकी कैफ़ियत, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका जो हार्ट डिजीज़ेस के जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है प्रॉब्लम्स की। इसके अलावा आपका दिमाग डैमेज हो सकता है। और एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब चीज़ जो मुझे ताज्जुब हुआ पड़ा कि हेलुसिनेशन जो कहते हैं ना, कि जो डरते हैं लोग कि भाई यहाँ से कोई गुज़रा, वहाँ से कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, तो ये चीज़ भी स्लीपिंग पिल्स लेने वालों के साथ होने लगता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेडिसिन ना यूज़ करें। डेफ़िनेटली इफ देयर इज़ अ नीड, यूज़ इट। लेकिन हमारा जो कुदरती निज़ाम है, कम से कम उसको तो अपना वर्कआउट करने दीजिए ना। खाली नींद पे क्यों, मतलब गोलियों पे क्यों हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो खुदारा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर देख लिया कीजिए। लॉन्ग टर्म में इसके बहुत गंदे इफ़ेक्ट्स हैं। और अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो काउंसलिंग है। अच्छा, काउंसलिंग क्योंकि मैं ख़ुद भी करता हूँ और मैं बिल्कुल रियलिस्टिक होके फिर आपको एक बात बताऊँगा कि काउंसलिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है घर वाले, माँ बाप, बहन भाई। उसके बाद फिर आप अपना दूसरे सर्कल में, सेकंड सर्कल में आ जाइए, तो उसमें दोस्त अहबाब हो गए, रिश्तेदार हो गए, कज़न कोई हो सकते हैं ऐसे जिनसे आप अपने दिल की बात शेयर करें। होता ये है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई चीज़ तंग कर रही है, कोई वसवसा है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी आपके दिमाग में, दिल में चीज़ है, उसको निकालिए, सामने रखिए, उसको शेयर कीजिए। जब आप अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं तो आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी के साथ बैठ के काउंसलिंग सेशन कीजिए और अपनी सारी प्रॉब्लम सामने रखिए, अपने दिल की भड़ास निकालिए, ताकि आप कंफर्ट जोन में आ जाएं। अच्छा, इसके बाद फिर जो सेकंड मेजर ट्रीटमेंट है इसका, वो ये कि अपनी दवाइयों के लीफलेट को ज़रूर रिव्यू कीजिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बाज़ दवाइयाँ आपको सोने में प्रॉब्लम करती हैं, आपकी नींद में प्रॉब्लम करती हैं। तो या तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको दवाई को दूसरी दवाई लिख देगा वो डॉक्टर, या फिर ये कि डोजेज के टाइमिंग चेंज कर देगा ताकि आप सुकून से सो सकें। अच्छा, फिर एक तीसरा जो ट्रीटमेंट है कि अपना जो स्लीपिंग स्केड्यूल है ना वो बनाइए। ऐसे नहीं कि हम कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, इस तरह से नहीं। देखिए, एक निज़ाम कुदरत है, रात बनाई गई है आराम के लिए और दिन बनाया है काम के लिए। तो रात में एक टाइम बना लीजिए कि एट मैक्सिमम मुझे 12 बजे लेट जाना है, तो अब 12 बजे आप लेटना शुरू कर दीजिए। एक दिन आपको शायद प्रॉब्लम हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन से आपको 12 बजे ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो जाएगी। ये एक बिल्ट इन निज़ाम है हमारे दिमाग का और जिस्म का, ये कुदरत का निज़ाम है। तो वो टाइमिंग सेट हो जाते हैं। इसमें आप जब डिस्टर्ब रखेंगे इसको कभी कुछ, तो हमारा दिमाग पकड़ ही नहीं पाता कि हमें किस वक़्त रेस्ट लेना है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ना जागें, मैं खुद भी जागता हूँ और पहले बहुत ज़्यादा जागता था, लेकिन अब अपने कामों की मसरूफ़ियात की वजह से अब स्केड्यूल है। तो ट्राई टू मेक योर ओन स्केड्यूल। और वंस इन अ ब्लू मून अगर जाग रहे हैं वो भी गलत है, सही नहीं है, रात की जगाई बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर वंस इन अ ब्लू मून हो रहा है तो चलें, ये मैनेजेबल है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे रातों को जागना, दिन में सोना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एक और ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज। अब इसमें दो डायमेंशंस निकल के आएंगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हम लोग करते हैं या तो शाम में ऑफिस से आने के बाद या रात में सोने से पहले।
अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिस्म को हिलाते हैं, तो क्या होता है, हार्ट पंपिंग तेज़ कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होती है, दिमाग में भी जा रही है। अब होगा क्या, आपका टेम्परेचर हाई होगा, आप बहुत फ्रेश फील करने लगेंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि एनर्जेटिक होने के बाद आपको बिस्तर पे जाके नींद आएगी। तो मेरे भाई, एक्सरसाइज का जो बेस्ट टाइम है वो अर्ली इन द मॉर्निंग, वंस यू वेक अप आप एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, इसमें अब जो मैं कह रहा था कि दो डायमेंशंस निकल के आएंगी। एक तो ये कि कुछ लोग एक्सेसिव काम कर लेते हैं, कि वो जब बिस्तर पे जाते हैं तो आई हुई जिस्म में पेन हो रहा होता है, तकलीफ़ हो रही होती है, ऐसा भी करना मुनासिब नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जिनकी एग्जॉशन नहीं है, वो बैठे रहते हैं, तो वो नुकसानदेह है। जैसे आईटी फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका तो काम ही सीट पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है। तो डेफिनेटली उनको भी चाहिए कि वो कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और कुछ एग्जॉशन, कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे ज़रा सा जिस्म थके, और फिर वो मांगे कि वो सिग्नल्स दे आपके माइंड को कि जी हमें रेस्ट चाहिए, लेटो, रेस्ट चाहिए, हमें लेटो। अच्छा, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इम्पैक्ट देते हैं आपकी नींद पे। जहाँ आपका बेड है, जो बेडरूम है आपका, वो उसमें एक तो वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर फ्रेश एयर आ रही हो, और खिड़की खुली हुई हो, दरवाज़ा खुला हो, यानी वेंटिलेटेड हो, हवा घूम रही हो, फिर फ्रेश एयर में आती है, वैसे ही कंफर्टेबल फील करता है तो नींद अच्छी होगी। अच्छा, सेकेंडली, बाज़ लोगों को डिस्टॉर्शन होती है लाइट से, बाज़ लोग तंग होते हैं शोर शराबे से। तो इसका बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि अगर रात को सो जाएंगे तो डेफिनेटली कमरे में लाइट आ ही नहीं सकती, है ही नहीं लाइट। और अगर कहीं से आ रही है तो ब्लैक कर्टन्स यूज़ कर लीजिए, या शेडेड स्टिकर्स आते हैं वो लगा लीजिए, तो उससे आप बच जाएंगे। इसी तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है आपका, आप किस टेम्परेचर में, बाज़ लोग पंखे में बड़े कंफर्टेबली सो जाते हैं, बाज़ लोग एसी में कंफर्टेबली सोते हैं, बाज़ लोग कुछ ना चला हुआ हो तब भी सो जाते हैं। लेकिन अमूमन जो देखा गया है, सर्दी में बिस्तर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह ये है कि वो आप ठंडा माहौल, और आप सो रहे हैं, लेटे में हैं, तो उसमें उठना ज़रा दिक्कत और परेशानी होती है। और दिस इज़ समथिंग वेरी नेचुरल, और सभी के साथ आलमोस्ट होता है ये। तो अपना मुनासबत, जिस्म की मुनासबत से अपने रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि आप अच्छी प्रॉपर नींद ले सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।